Hello students, welcome to Dikshan Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your first topic, which components of food. Students, this is the second part. It means we already studied about the first part of this topic, components of food. प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं. इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को कवर कर चुके हैं और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, इस टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको हम बताए थे कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हम दो सेशन का हेल्प लेंगे और दो सेशन का हेल्प लेने के बाद हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, इस चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, जिसके बारे में हम लोग बहुत कुछ बातें पार्ट 1 में कर चुके हैं और नो डाउट बहुत कुछ हम लोग पार्ट 2 में भी करने जा रहे हैं. तो थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू के लिए हम आपको पार्ट 1 में क्या क्या हम लोग पढ़े थे इसके बारे में आपको हम बता दें. तो जो हमारा पार्ट 1 था इस चैप्टर का, इस चैप्टर में जो हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, ये पार्ट 1 में हम लोग सबसे पहले तो पढ़े थे अपने फूड के इंपॉर्टेंस के बारे में. ठीक है, फूड के इंपॉर्टेंस के बारे में. फिर हम लोग पढ़े थे कि जो भी फूड हम लोग इनटेक करते हैं उसमें यूजफुल सब्सटेंस क्या होते हैं और यूजफुल सब्सटेंस हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं और उस यूजफुल सब्सटेंस को हम लोग कहते क्या है. तो फूड में जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. क्या बोलते हैं बाबू? न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके बहुत सारे टाइप्स थे और टोटल 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग उस टाइम देखे थे. और इन 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स में से 4 न्यूट्रिएंट्स हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके थे. ठीक है, तो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स था, तो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग कौन कौन से टाइप्स को देखे थे. तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि न्यूट्रिएंट्स के कितने टाइप होते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया जा चुका है. तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट. क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको एनर्जी गिविंग फूड भी हम लोग बोलते हैं, या कार्बोहाइड्रेट जिस फूड में पाया जाता है उसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. दूसरा था हमारा फैट, और फैट को भी हम लोग, फैट जिस फूड में पाया जाता है उसको भी हम लोग एनर्जी गिविंग फूड ही बोलते हैं. तीसरा है विटामिन. ठीक है, ये सीरियल उस सीरियल से आपका डिफर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. चौथा प्रोटीन और पांचवा मिनरल्स. ठीक है, अब इसमें से आपको हम फैट के बारे में चैप्टर पार्ट 1 में कवर कर चुके थे, विटामिन के बारे में पार्ट 1 में आपको पढ़ा दिए थे, प्रोटीन के बारे में पढ़ा दिए थे. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा दिए थे, बच गया था मिनरल्स. ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट में हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हमारा लास्ट न्यूट्रिएंट्स बच गया है मिनरल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ मिनरल्स के बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मिनरल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे फूड में पाए जाते हैं उनके बारे में, जिसमें से हमारा आएगा कौन सा, रफेज और वाटर. इनको तो हम न्यूट्रिएंट्स नहीं बोलेंगे, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी हमारे फूड में ही पाए जाते हैं. ठीक है, रफेज और वाटर को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज को. हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफिशियंसी डिजीज को. ठीक है, वैसे डिजीज जो इन्हीं मिनरल्स या विटामिन के ना मिलने के कारण किसी भी व्यक्ति को हो जाता है, या कोई भी व्यक्ति कुछ डिजीज से ग्रसित होता है, जो डिजीज विटामिन या मिनरल्स के प्रॉपर अमाउंट में ना मिलने के कारण होता है. तो वो कौन कौन सा ऐसा डिजीज होता है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे. डिफिशियंसी डिजीज में हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सा ऐसा डिजीज है. ठीक है, और वो किस तरह के एज के व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किस तरह के एज के पर्सन्स को क्या करता है, वो पकड़ता है. ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे, एक चार्ट के बारे में बात करेंगे कि विटामिन या मिनरल्स
के कमी से होने वाले बीमारी कौन कौन से हैं, ठीक है, उनका एक प्रॉपर हम क्या देखेंगे, एक पूरा टेबल देखेंगे और उस टेबल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए एक बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ, बहुत ही अच्छे से ऊर्जा के साथ हम लोग अपने इस पार्ट को क्या करते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इस पार्ट का सबसे पहला यानी कि हमारा मिनरल्स, जो कि आपका 5वां नंबर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। हम लोग ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और ये फैट के बारे में पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, और 5वां हमारा होने जा रहा है मिनरल्स। तो देखिए जैसा कि हम लोग को विटामिन के बारे में हम आपको बताए थे कि विटामिन क्या होता है या विटामिन को हम कहते क्या है। तो विटामिन जो होता है ये बेसिकली प्रोटेक्टिव आइटम के नाम से जाना जाता है। प्रोटेक्टिव आइटम के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि विटामिन हमारे बॉडी को किसी डिजीज से फाइट करने में या किसी डिजीज से प्रोटेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम विटामिन को क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव आइटम, या विटामिन जिस फूड में पाए जाते हैं उस फूड को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब विटामिन जो है ये हमारे बॉडी में जरूरत तो होता है, नो डाउट कि आपका विटामिन के बिना हमारा बॉडी स्वस्थ रह सकता है, नहीं, विटामिन के बिना हमारा बॉडी स्वस्थ नहीं रह सकता, लेकिन विटामिन का बहुत ज्यादा अमाउंट हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। विटामिन कम मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए, और सिर्फ विटामिन ही नहीं, हमारे बॉडी में मिनरल्स जो कि हमारे 5वें न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी इनका भी अमाउंट हमारे बॉडी में क्या चाहिए, कम चाहिए। लेकिन ये मिनरल्स जो है हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं, क्योंकि हमारा फूड जो हम लोग इनटेक करते हैं, ये फूड हमारे बॉडी के अंदर जाके प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छे से ये अपने फंक्शन को कर रहा है कि नहीं, अच्छे से उसमें से एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, एनर्जी उसमें से फॉर्म हो रहा है कि नहीं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मिनरल्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स का काम आपका बहुत ही अच्छा है, वो हमारे फूड के अंदर से एनर्जी को फॉर्मेशन का या फूड के फंक्शन में क्या करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है। अब वैसे फूड जो मिनरल्स को कंटेन करते हैं, उन फूड को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो उन फूड को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि वैसे फूड जिसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं उस तरह के फूड को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव फूड कहेंगे। अब रही बात की जो ये मिनरल हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन, ठीक है, कौन कौन से हमारे बॉडी में कौन कौन से मिनरल का यूज होता है, तो हमारे बॉडी में आयरन, ठीक है, आयरन के बाद कैल्शियम हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, फास्फोरस चाहिए हमारे बॉडी को एज ए फॉर्म ऑफ मिनरल, ठीक है, फास्फोरस चाहिए, और फास्फोरस के बाद हमारे बॉडी को चाहिए आयोडीन, क्या चाहिए, आयोडीन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन कहां से आते हैं, और ये हमारे बॉडी में जो आते हैं तो आने के बाद ये किस किस तरह के फंक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम आयरन की बात करें, आयरन हमारे बॉडी में कहां से आता है, तो जो हम लोग साग खाते हैं, पालक का साग खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग लिग्मिस यानी कि जो फलिया होता है, छोटा छोटा जो फल टाइप का फलिया, उनको खाते हैं, गुड़ खाते हैं, केला खाते हैं, तो इन सब चीजों से हमारे बॉडी में क्या होता है, आयरन का मात्रा आता है। अब जब हमारे बॉडी को आयरन मिल जाएगा तो वो आयरन हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद क्या करेगा, तो हमारे हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को क्या करेगा, हमारे हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा वो इसेंशियल होता है। अब थोड़ा सा आपको हम बता दें, ये जो वर्ड है यहाँ पे, जैसा कि आपको हम बताएं कि ये आयरन क्या करता है, तो आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। अब देखिए ये जो शब्द है हेमोग्लोबिन, ठीक है, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फाइन आपका साइंटिफिक वर्ड है। इस हेमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, तो हेमोग्लोबिन का मतलब होता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड जो है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना है, हमारा ब्लड जो है बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना है। जैसे मान लो कि अगर हम कंपोनेंट्स का बात करें हमारे ब्लड का, तो हमारे ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल होते हैं, हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होते हैं,
हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। अब देखिए, तो इस ब्लड का जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है यानी कि आरबीसी, तो इस आरबीसी के अंदर आपका एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन। समझिए क्या, ये आरबीसी जो है, तो इस आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन का काम ये होता है कि हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बाबू, किसके ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसफर के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऑक्सीजन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का काम है हमारे बॉडी में फूड के साथ रिएक्ट करके और एनर्जी का फॉर्मेशन करना, और उस एनर्जी से आप लोग अपने वेरियस एक्टिविटीज क्या करते हो? उस एनर्जी से अपने वेरियस एक्टिविटीज को आप लोग परफॉर्म करते हो। मान लो आपको खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, डांस करना है ना, कोई भी काम करना है, इनफेक्ट आपको सोना भी है, हर एक काम में आपको कम या ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी जो है, उस एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो जो आप लोग फूड इनटेक करते हो, ठीक है, तो वो जब फूड हमारे अंदर जाता है तो उस फूड को क्या, इस फूड में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, वो फूड जो है वो टूटता है। अब वो जो फूड आपका टूटेगा तो इस फूड को तोड़ने वाला कौन है? तो इस फूड को तोड़ेगा कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन फूड को तोड़ के उसमें से एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफर कराना। ये हेमोग्लोबिन कहाँ से आपका हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी की में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैसे फॉर्म होगा? तो ये जो आयरन का मात्रा हमारे बॉडी में आपका ज्यादा होगा, तो हेमोग्लोबिन का जो मात्रा है वो हमारे बॉडी में ज्यादा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ठीक। कम बैक टू आवर टॉपिक। तो दूसरा है कैल्शियम। ठीक है बाबू, कैल्शियम, कैल्शियम आपका मिनरल है। अब कैल्शियम जो मिनरल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कैल्शियम मिनरल है, तो ये कैल्शियम का सोर्स क्या है? यानी कि ये कैल्शियम जो है इसको हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो कैल्शियम को हम अंडे से, दूध से, चीज से और मीट से। ठीक है, अंडा, दूध, चीज और मीट, यहाँ से हम लोग कैल्शियम को प्राप्त कर सकते हैं, या इन सब फूड आइटम्स को खाने से हमारे बॉडी में कैल्शियम का जो मात्रा है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब देखिए, ये जो कैल्शियम है ये आपका किस प्रकार से इसेंशियल होता है? तो कैल्शियम जो है हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं, हमारी जो हड्डियां होती हैं और हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में जहां जहां भी हड्डियां हैं, ठीक है, तो ये हड्डियों और दांत के स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए ये कैल्शियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला जो मिनरल है वो है फॉस्फोरस। अगला जो मिनरल है वो क्या है? आयरन हो गया, हम लोग आयरन समझ लिए, हम लोग कैल्शियम समझ लिए। अब अगला जो आपका मिनरल है वो है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीज, मिल्क, नट्स और रैगी। चीज से, मिल्क से, नट्स से और रैगी से, यहाँ से फॉस्फोरस एज ए सोर्स हमको मिलता है। ठीक है, अब देखिए फॉस्फोरस का फंक्शन क्या है? तो फॉस्फोरस भी हमारे हड्डियों को और हमारे दांतों को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आयोडीन। आयोडीन कहाँ से हमको प्राप्त होता है? सारे बच्चे जानते हैं, इतना ना ज्यादा आप लोग टेलीविजन पे सॉल्ट का एडवर्टाइजमेंट दिख लिए हैं, टाटा सॉल्ट, अंकुर सॉल्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारे सॉल्ट, और सारे सॉल्ट में मेन चीज क्या दिखाया जाता है? आयोडीन युक्त नमक, है ना, यानी कि आयोडीन से भरा हुआ नमक। तो ये जो आयोडीन है ये आपका मिनरल है, और ये आयोडीन कहाँ कहाँ से आते हैं? तो नो डाउट सबसे पहला ही आपका वर्ड आएगा, दिमाग में आएगा, आयोडाइज्ड सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जो क्या हो? कंप्लीटली आयोडाइज्ड हो। दूसरा आपका मछली से और सी फूड से आयोडीन जो है वो प्राप्त होता है। अब ये आयोडीन जो है हमारे बॉडी में जाता है तो किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है? तो आयोडीन हमको ग्वाइटर नाम के बीमारी से, जो ग्वाइटर नाम का बीमारी जिसका एक खास तरह के सिम्टम आपको बताया कि इसमें जो हमारा ये नेक होता है वो क्या होता है? नीचे की तरफ आपका एक्सपेंड हो जाता है, नीचे आपका लटक जाता है। तो ये ग्वाइटर नाम के बीमारी से ये आयोडीन जो है हमको क्या रखता है? दूर रखता है, और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, जिस स्लाइड में हमको पढ़ना है किसके बारे में? तो इस स्लाइड में हमको पढ़ना है रफेज एंड वाटर के बारे में। यानी कि थोड़ा देर हम आपको बताएं कि यहाँ पे हम लोग अपने न्यूट्रिएंट को क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए।
हम लोग का न्यूट्रिएंट में ऐसे तो ज्यादातर न्यूट्रिएंट हम लोग पार्ट 1 में ही पढ़ लिए थे, लेकिन उन 5 तरह के न्यूट्रिएंट में से जो हमारा 5वां न्यूट्रिएंट था, 4 तो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए थे, जो 5वां न्यूट्रिएंट था ये हमारा बचा हुआ था, जिसको हम लोग कहाँ पढ़े हैं, जिसको हम लोग पढ़े हैं पार्ट 2 में। अब न्यूट्रिएंट को तो हम लोग खत्म कर दिए। अब न्यूट्रिएंट के अलावे और भी आपके कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूट्रिएंट के जैसे ही फूड में ही पाए जाते हैं, और ये भी हमारे बॉडी को हेल्दी और हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनमें से हमारा आता है नाम किसका, रफेज का और वाटर का। रफेज का नाम आता है और किसका नाम आता है, वाटर का नाम आता है। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों आपको हम बता रहे थे कि ये हमारा जो रफेज और वाटर जो है ये हमारे न्यूट्रिएंट के अलावा ये यूजफुल सब्सटेंस है जो हमारे फूड में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला मटेरियल जिसको हम लोग नाम देते हैं रफेज। तो रफेज का काम क्या है, रफेज जो है आपका फाइबर के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, रफेज जो है ये फाइबर के फॉर्म में हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो रफेज का काम है कि रफेज हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। हमारा डाइजेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको हम बताएं एक चीज, हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि थोड़ी देर पहले आपको एक कंसेप्ट बताएं अभी कि हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो हमारे बॉडी में जो फूड है ये फूड क्या करता है, ब्रेक करता है। अब ये फूड ब्रेक करता है तभी आफ्टर ब्रेकडाउन हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, निकलते हैं। तो ये जो हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है, ये हमारे फूड में जो ब्रेकडाउन होता है, जिस ब्रेकडाउन से न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन होता है, तो इस ब्रेकडाउन को ही हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, इस ब्रेकडाउन को ही हम लोग बोलते हैं डाइजेशन का प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो रफेज है ये हमारा डाइजेशन के प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। और डाइजेशन का प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद ही हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो जो रफेज है हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है, और हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड क्या है, इसका कंसेप्ट भी आप लोग समझिए। अनडाइजेस्टेड फूड का कंसेप्ट आप लोग समझिए कि ऐसा बात नहीं है कि जो भी फूड आप लोग इनटेक करते हो, वो पूरा फूड आपका डाइजेस्ट होता है, कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ पार्ट जो है आपका फूड का वो क्या हो जाता है, आपका अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बच जाता है। अब ये जो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो ये फूड जो है ये आपका वाटर के साथ मिलके और फैसेस का फॉर्म ले लेता है, और ये फैसेस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रेट हो जाते हैं, और इस तरीके से हम जो भी हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड बनते हैं उनसे हम छुटकारा पाते हैं और ये हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो फूड की डाइजेशन में या अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में दोनों में रफेज का हेल्प होता है। रफेज जो है दोनों काम में हेल्प करते हैं। अब अगला जो हमारा मटेरियल है वो वाटर, और वाटर के बारे में तो बताने की आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वाटर हमारे बॉडी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वाटर का इंपॉर्टेंस अगर आपको हम काउंट करने लगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण आपका, आप एक चीज बनाओगे बाबू कि आप खाना आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक बिना खाए जी सकते हैं, लेकिन उनको बोल दिया जाए कि 4 दिन 3 दिन 2 दिन आप बिना पानी का जी के दिखाइए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी है, और है ये फैक्ट है, पानी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन में वाटर हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही से हो पाएगा। वाटर हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। वाटर हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा। वाटर हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारा ब्लड का
सर्कुलेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन, ये सब चीज आपका अच्छे से रहेगा। यानी बॉडी के अंदर का जितने भी प्रोसेस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वाटर पे डिपेंड करते ही करते हैं, ठीक है। तो वाटर जो है, इनके फंक्शंस के बारे में आपको बताएं तो वाटर जो है हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए नीड है। वाटर जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए नीड है। वाटर का हेल्प जो है हमारे बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने में भी आपका किया जाता है। अब नो डाउट आप सभी लोग यूरिन वर्ड के बारे में जानते होंगे कि यूरिन क्या होता है। तो यूरिन आपका एक ऐसा लिक्विड कंटेनिंग वाटर कंटेनिंग आपका एक सॉल्यूशन है जिससे हमारे बॉडी के अंदर का जो वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट, नॉर्मल वेस्ट नहीं होता है, वो बहुत खतरनाक वेस्ट होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर का जो टॉक्सिक वेस्ट है, वो हमारे बॉडी के अंदर का टॉक्सिक वेस्ट यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। और यूरिन में ज्यादा मात्रा में कंपोजिशन किसका होता है? तो वाटर का ही होता है। तो वाटर हमारे बॉडी में बहुत सारे जगहों पे हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के बाद, अपने रफेज और वाटर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जंप कर रहे हैं कहाँ पे? बैलेंस डाइट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे आपको एक सोशल मैसेज मिलने वाला है, स्वस्थ रहने का तरीका मालूम चलने वाला है, तभी तो स्वस्थ रहने का मंत्र आपको मालूम चलने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने डाइट में बैलेंस डाइट लेता है, जो व्यक्ति अपने खाने में बैलेंस डाइट लेता है, वो उसको तो 90% बीमारी ऐसे ही उससे दूर रहेगा। क्योंकि लगभग बीमारी का कारण होने का और ठीक होने का, समझिएगा, बीमारी के होने का भी कारण और बीमारी के ठीक होने का भी कारण भोजन पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का भोजन लेते हो और आपके भोजन में कितना अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद है, ठीक है। तो अभी इसी टॉपिक पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट आपका एक ऐसा डाइट होता है जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, रफेज के बारे में पढ़ा, तो हमारे भोजन यानी हम जिस तरह के डाइट को लेते हैं, तो उसमें से हम बैलेंस डाइट को इस तरह के डाइट को बोल सकते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स यानी कि पांचों न्यूट्रिएंट्स, वाटर और रफेज प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो। यानी कि प्रॉपर प्रोपोर्शन का मतलब कि किस न्यूट्रिएंट का कितना रेशियो चाहिए, किस न्यूट्रिएंट का एक आपका अच्छे खाने में, अच्छे भोजन में किस न्यूट्रिएंट का कितना रेशियो चाहिए। अगर उस रेशियो को ध्यान में रखते हुए हम लोग भोजन लेते हैं तो उस भोजन को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे। और ये बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आता है कि क्या सर बैलेंस डाइट हर एक व्यक्ति के लिए सेम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बैलेंस डाइट एज टू एज आपका डिपेंड करता है कि कितना के एज के व्यक्ति को किस तरह का डाइट चाहिए और किस तरह के डाइट को हम बैलेंस डाइट कहेंगे। बच्चे के लिए बैलेंस डाइट कुछ और होता है, बड़ों के लिए कुछ और होता है, बूढ़े लोग के लिए कुछ और होता है, ठीक है। तो और आपका लेडीज के लिए कुछ और हो सकता है, जेंट्स के लिए कुछ और हो सकता है। तो ये जो बैलेंस डाइट है ये सेक्स यानी कि मेल फीमेल और एज पे क्या करता है? डिपेंड करता है। या कोई इंसान किस प्रकार का काम कर रहा है उस काम पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के काम को कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मिल्क है, मिल्क आपका बैलेंस डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो मिल्क जो है ये आपका, मिल्क से या तो आप डायरेक्ट मिल्क को कंज्यूम करो या मिल्क के प्रोडक्ट को खाओ, चीज को खाओ या कर्ड को खाओ, ठीक है। अब मिल्क में मेन न्यूट्रिएंट आपका कौन कौन सा मिलता है? तो मिल्क में आपको फैट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, मिनरल मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। लगभग विटामिन को छोड़ दो तो ये सारे आपके न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इसीलिए हम लोग मिल्क को कंप्लीट फूड का भी दर्जा देते हैं, कंप्लीट फूड का। अगला है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जो कि हमारे लाइफ में इसको ऐड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के पास नखरा होता है, मम्मी हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, वो सब्जी, और ये गलत बात है। क्योंकि अभी बाबू आप लोग जो है ये ग्रोइंग एज में है, आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करना है। और ये तभी होगा जब आपकी बॉडी जो है एनर्जेटिक रहेगा, एक्टिव रहेगा। और आपका बॉडी एनर्जेटिक और एक्टिव तभी रहेगा जब आप इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में क्या करोगे? कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो जो वेजिटेबल और फ्रूट है, ठीक है, ये वेजिटेबल और फ्रूट से या तो डायरेक्ट वेजिटेबल को ही खाओ, ठीक है, पका के या कैसे भी,
और फ्रूट को खाओ। अब इनसे क्या क्या या किस किस तरह का न्यूट्रिएंट आपको मिलता है, तो वेजिटेबल या फ्रूट से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, आपको विटामिन मिलेगा, आपको मिनरल्स मिलेगा और आपको वाटर मिलेगा। फिर है सीरियल, सीरियल यानी कि अनाज, अनाज से आपको क्या क्या ले सकते हो, तो अनाज में बहुत सारे अनाज होते हैं, सबका नाम यहाँ लिखना मुश्किल था, इसीलिए आप चावल राइस का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रेड ले सकते हो, चपाती ले सकते हो, ठीक है। और उनसे आपको क्या मिलेगा, तो उनसे आपको कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारा एनर्जी गिविंग फूड होता है वो मिलेगा। नेक्स्ट है प्रोटीन। अब ये प्रोटीन आपको पल्सेस दाल से मिलेंगे, मीट से मिलेगा, बीन्स से मिलेगा, पीस से मिलेगा। और ये प्रोटीन जो है इसमें आपका कौन कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, तो नो डाउट प्रोटीन में तो प्रोटीन होगा ही, और प्रोटीन के साथ साथ आपका फैट भी इसमें आपका मौजूद होता है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, जो कि है कुकिंग फूड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। खाने को बनाने का भी एक तरीका होता है कि किस तरीके से हम खाने को बनाएंगे जिससे उसमें से कम मात्रा में न्यूट्रिएंट लॉस होगा, क्योंकि हम उस खाने को बना ही क्यों रहे हैं, खाने के लिए हम खा क्यों रहे हैं, न्यूट्रिएंट पाने के लिए। अब मान लीजिए कि हम टेस्टी बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए पहले ही न्यूट्रिएंट को धो के निकाल दें, जला के हटा दें और उसके बाद उस खाने को खा रहे हैं, तो उस खाने का क्या फायदा, पेट ही ना भरेगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या वो हमको हमारे अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, हमको एक्टिव रखेगा, हमको रिचार्ज रखेगा, हमारे अंदर एनर्जी देगा, नहीं देगा। तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके से खाने को बनाएं जिससे कम मात्रा में न्यूट्रिएंट जो हो उससे क्या हो, लॉस हो, ठीक है। अब देखिए तो कौन कौन सा कोशिश, वो कौन कौन सा एक्टिविटी ऐसा हो सकता है जिस एक्टिविटी के थ्रू अगर हम खाना बनाएं तो न्यूट्रिएंट का लॉस ज्यादा ना हो। तो फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट एनफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फूड, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप खाने को बनाने की कोशिश कीजिए। आपका फूड को ज्यादा हीट देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा हीट दोगे तो जो उसमें से न्यूट्रिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, अधिक टेम्परेचर के कारण डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, ठीक है, तो इसको छीलने के बाद धोना नहीं चाहिए, छीलने के बाद धोना नहीं चाहिए। बहुत लोग देखते हैं छील के काट के तब धोते हैं, अगर छीलने के बाद अगर आप उसको धो ही दिए तो फिर धो दिए तब उसका सारा न्यूट्रिएंट क्या हो गया, वॉश अवे हो गया, सारा न्यूट्रिएंट जो है आपका धुल के बाहर निकल गया, जो भी उसमें आपका विटामिन प्रोटीन अगर मिलता है वो सब क्या धुल के बाहर निकल गया। तो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को आप छीलने के बाद या काटने के बाद मत धोइए, ठीक है, क्योंकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, आपका वॉश होके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अपने एक छोटे से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी, यानी कि न्यूट्रिएंट के ज्यादा हो जाने से, कम हो जाने से कौन कौन सा बीमारी आपको हो सकता है। तो सबसे पहला है ओबेसिटी। ओबेसिटी अभी के मॉडर्न टाइम में एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग मोटापे से परेशान हैं। हाँ बाबू, ये ओबेसिटी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मोटापा। क्या होता है, मोटापा। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी एक सच में ये बीमारी है, क्योंकि मोटापा, अगर किसी के बॉडी के अंदर मोटापा है तो उसको डायबिटीज, उसको शुगर बहुत जल्दी होने का चांसेस होता है, ठीक है। और एक बार डायबिटीज और शुगर हो गया तो अगर अच्छे तरीके से इलाज ना हो पाया तो उम्र कम कर देता है। उम्र कम करने का मतलब आप समझ रहे हो कि उम्र कम करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ओबेसिटी जो है ये कब होता है और कैसे होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जितना उनके शरीर को न्यूट्रिएंट चाहिए और उस न्यूट्रिएंट को देने के लिए जितना अमाउंट ऑफ फूड चाहिए उससे कई गुना ज्यादा वो फूड को खाने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा फूड को, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर खाना खाएंगे तो फैट का जो मात्रा है वो एक्सेस हो जाएगा। जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा आपकी बॉडी में फैट बनने लगेगा। अब जब आपका फैट जो कि न्यूट्रिएंट है, तो जब फैट आपका एक्स्ट्रा अमाउंट में बनेगा तो वो फैट क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और हमारी चर्बी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और चर्बी को बढ़ाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। दूसरी बात कि एक कुछ खास प्रकार के फूड आइटम जी हैं जिनको खाने से सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो आइसक्रीम से कुछ फायदा नहीं है, मोटापा को छोड़ के। बर्गर खाओगे, पिज्जा खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, इससे बहुत ज्यादा मोटापा आपका बढ़ता है। जंक फूड खाओगे, बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ेगा। दो और आपका टर्म है यहाँ पे, अंडर न्यूट्रिशन एंड मल न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन एक ऐसा कंडीशन है जो आपका
अंडर न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट्स ड्यू टू लोअर इनटेक ऑफ फूड देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, जितना भी बॉडी को फूड रिक्वायर है, जितना बॉडी के अंदर आपको फूड का रिक्वायरमेंट है, उतना रिक्वायरमेंट से अगर कम आप फूड को इनटेक करते हो तो उस तरह के कंडीशन को हम क्या कहते हैं बाबू, अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी रिजल्ट्स इन ए कंडीशन कॉल्ड malnutrition। ठीक है, अब अगर आप अंडर न्यूट्रिशन में हैं, आप बहुत कम मात्रा में फूड को इनटेक करते हो, तो कम मात्रा में फूड को इनटेक करते हो तो हमारे बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस बन जाएगा। और हमारे बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस बनेगा तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, malnutrition कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। तो डिफिशियंसी डिजीज यानी कुछ खास प्रकार की बीमारी। तो डिफिशियंसी डिजीज आपके एक ऐसे बीमारी होते हैं जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने से होते हैं। डिफिशियंसी डिजीज जो है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि ये छुआछूत से, छू देने से, साथ में खाना खा लेने से, ये सब जो आपका तरीका होता है, इससे फैलने वाला डिजीज नहीं है। ये कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है, ये जिसको हुआ है उसी को होगा। ठीक है, उसके कांटेक्ट में आएगा कोई तो उसको नहीं होगा, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, अब डिफिशियंसी डिजीज को हम लोग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कहने का तो आपका कारण है, कारण ये है क्योंकि डिफिशियंसी डिजीज जो है ये न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते होने वाला डिजीज है। तो न्यूट्रिएंट्स के कमी के चलते होने वाला डिजीज डिफिशियंसी डिजीज, इसीलिए हम लोग डिफिशियंसी डिजीज को न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दो खास प्रकार के डिफिशियंसी डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वाशियरकर। अब क्वाशियरकर आपका एक ऐसा बीमारी होता है जो प्रोटीन की कमी से, डाइट में प्रोटीन की जब कमी होने लगती है तो उससे होता है। और ये क्वाशियरकर बीमारी जो है ये खास प्रकार के आपका 1 से 5 साल के बच्चों के बीच में ज्यादा होने वाला बीमारी है या ज्यादा दिखने वाला बीमारी है। अब इस क्वाशियरकर बीमारी में कौन कौन सा सिम्टम होता है, तो क्वाशियरकर बीमारी में आपका ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है, ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है, आपके जो हाथ पैर होंगे पतले पतले होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्केली धारियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपका जो स्किन होगा उस पे धारियां और सूखा सूखा स्किन होगा, जो आपका स्किन होगा पूरा सूखा होगा, धारियां धारियां इस पे स्किल्स आपके दिखने लगेंगे। ठीक है, और आपका जो बाल होगा वो रेड कलर में कन्वर्ट होने लगेगा, और जो पेट होगा, ये जो पेट है स्टमक, इसको लोग बेली कहते हैं, ये बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा हाथ पैर पतला पतला रहेगा और पेट जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो ये बीमारी जो है इसको हम क्वाशियरकर कहते हैं, नाम याद रखिएगा। और ये प्रोटीन की कमी से हमारे डाइट में होता है। और सबसे ज्यादा ये कहाँ किसको होता है, तो 1 साल से लेके और 5 साल के बच्चों को ये क्वाशियरकर बीमारी जो है ये होता है। अब क्वाशियरकर बीमारी के बाद हम लोग नेक्स्ट अपने डिफिशियंसी डिजीज की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मैरेस्मस। तो मैरेस्मस आपका एक ऐसा डिजीज है जो प्रोटीन की कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है हमारे डाइट में। हमारे डाइट में अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी होने लगे तो मैरेस्मस नाम का जो बीमारी होता है, और मैरेस्मस नाम का जो बीमारी होता है ये सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है, तो मैरेस्मस नाम के जो बीमारी होते हैं सबसे ज्यादा 1 साल के कम के बच्चों को, जो 1 साल के नीचे हैं उनको ये अफेक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सिम्टम पे ध्यान दे दे तो जो भी आपका बच्चे को इसलिए मैरेस्मस बीमारी हो गया रहता है वो किस किस सिम्टम से आपका जूझता है या किस किस सिम्टम से आपका वो ग्रसित रहता है। तो ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरेस्मस बिकम्स वेरी थिन, बहुत पतला हो जाता है बच्चा, बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक है, उसका जो स्किन होता है ड्राई हो जाता है और पूरा रिंकल्ड स्किन हो जाता है, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं, अंदर की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, जो रिब्स होता है यानी कि जो ये हमारा चेस्ट के अंदर का जो हमारा रिब्स है, रिब्स, ठीक है, ये रिब्स जो है आपका प्रोमिनेंट होता है। अब दुबले पतले के कारण ये रिब्स जो है ये बाहर की तरफ निकल जाता है, साफ साफ दिखने लगता है, ये रिब्स जो है हमको साफ साफ दिखने लगता है। ठीक है, तो ये होता है मैरेस्मस। अब यहाँ पे आपको हम एक टेबल दे दिए हैं, जिस टेबल के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि विटामिन और मिनरल के
कमी से होने वाले बीमारी कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए की कमी से आपका जो बीमारी होगा तो विजन यानी कि दृष्टि, देखने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, ठीक है। उसके सिम्टम यहाँ पे दिए गए हैं। और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, इन सभी के कमी से होने वाला जो बीमारी है और उन बीमारी का सिम्टम क्या है यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो आप लोग इस टेबल को देख के, इस टेबल को समझ के, पहले जो बताया गया है वही चीज यहाँ पे आपको दिया है, तो इस टेबल को देखेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेबल है कि किस बीमारी की कमी से क्या होता है और उसके सिम्टम जो है वो क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को बाबू हम लोग अच्छे तरीके से क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा इसके एक्सप्लेनेशन को, कंसेप्ट को, और इसके चैप्टर के सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आई होप कि आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं आपसे हम अगले चैप्टर के पार्ट 1 में, ठीक है।